कहते हैं किसी जगह के बारे में जिंदगी भर सुनने से अच्छा है कि एक बार उस जगह को खुद जाकर देख लिया जाए, क्योंकि दुनिया एक किताब है और जो यात्रा नहीं करते वो केवल एक पन्ना ही पढ़ते हैं। ईटी नाउ स्वदेश ने भी स्वदेश यात्रा की शुरुआत की है। ये हमारी एक खास पहल है जिसमें हम हर बार एक नए शहर जाते हैं, वहाँ उसे और करीब से समझने और जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, एक किताब पढ़ने से जितना सीखते हैं उससे 1000 गुना यात्रा करने से सीखते हैं। और इसी यात्रा के दौरान हम पहुंचे पुणे, एक शहर जो जिंदा दिल है, एक शहर जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, एक शहर जिसकी अपनी ऐतिहासिक विरासत भी है और आधुनिक पहचान भी है। पुणे जाकर हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे न्यू इंडिया की कहानी गढ़ी जा रही है, कंपनियां कैसे काम कर रही हैं और रियल एस्टेट से लेकर एजुकेशन सेक्टर तक और खान पान से लेकर युवाओं की सोच में क्या क्या बदलाव आया है। अगले आधे घंटे में मैं आपको ऐसी कई कहानियां दिखाने वाली हूं जिससे आप पुणे को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। यानी आओ संग में एक कहानी बनाते हैं, चलो कहीं घूम आते हैं। और जिस शहर में मैं हूँ फिलहाल उसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। मैं हूँ पुणे सिटी में और जिस जगह पे मैं फिलहाल खड़ी हूँ वो 430 एकड़ का टाउनशिप है जिसे मगरपट्टा कहा जाता है। इस विशाल टाउनशिप का क्या है इतिहास और क्या है विजन गोइंग अहेड, हम जानते हैं इस स्पेशल एडिशन में। और हमारे साथ जुड़े हैं फिलहाल सतीश मगर, जो है मगरपट्टा टाउनशिप डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के फाउंडर। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले जानते हैं कि ये इतना विशाल आपने टाउनशिप बनाया है, आपने ये विजन कैसे किया था? नहीं, ये जो लैंड है हमारी पूर्वों की लैंड है। पीढ़ियों से हम यहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे और जब शहर बड़ा होने लगा तो इससे कुछ तो अच्छा करके समथिंग डिफरेंट, एक इंक्लूसिव मॉडल पे हम अगर कर सकते, ये सोच के हमने एक टाउनशिप बनाई है। ज़रूरी। तो ये टाउनशिप मैंने सुना है कि ये सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टाउनशिप है। इसमें सिर्फ रेजिडेंशियल पार्क्स नहीं है, मैंने सुना है इसमें ऑफिसेज भी हैं आपके पास। हाँ, अबाउट 7 बिलियन स्क्वायर फीट, 70 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस है, 10,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स है, हॉस्पिटल है, प्ले एरियाज है, म्यूजियम्स है, मॉल है, रिटेल मॉल है, सब है। एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर लिविंग, यानी रहने के लिए जो कुछ कन्वीनियंस लगता है वो पूरी कन्वीनियंस हमारे पास यहाँ है। और वो इसीलिए इंटीग्रेट वॉक टू वर्क, वॉक टू स्कूल, स्कूल्स भी है। ज़रा 1400 स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा वॉक टू एवरीथिंग का कॉन्सेप्ट पे ये बनी हुई है। सही है। तो इसका मतलब ये है कि असलियत में ही मगरपट्टा इज अ सिटी विद इन अ सिटी, इजंट इट? Yes, that is what we always said, that is a city within a city. सिटी विद इन अ सिटी। अभी हम सिटी के बारे में बात करते हैं। पुणे सिटी आईटी हब के तौर से जाना जाता है, अभी एजुकेशन हब के तौर से भी जाना जाता है, और अभी मैन्युफैक्चरिंग बेस, इट्स अ ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग बेस, या तो ऑटो कंपनी के लिए हो या तो डिफेंस कंपनीज के लिए हो। हमने देखा है पुणे रियल एस्टेट मार्केट को एक्चुअली ब्लॉसम होते हुए, ग्रो होते हुए। और कौन से ड्राइवर्स है ये इस ग्रोथ के लिए? ये तीन तो है, इंडस्ट्री इज देयर, इंडस्ट्री है, आईटी है, एजुकेशन है, मेजर ड्राइवर्स है। दूसरे जो दो ड्राइवर्स है जो लोग ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं देते, एक तो डिफेंस सेक्टर है। डिफेंस सेक्टर के जो कोई इंडियन आर्म फोर्सेस, एयरफोर्स में जाता है वो पहले यहाँ से निकलता है। सो ही स्टार्ट्स विद एनडीए और एनडीए से निकल के वो आगे जाते हैं। तो यहाँ पे डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स काफ़ी है, सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स है, तो काफ़ी ऑफिसर्स जो ये बॉर्डर पे रहते हैं उनकी फैमिलीज यहाँ पे रहते हैं, सो दे गेट यूज टू दिस लाइफ। वो एक बड़ा मार्केट है। और दूसरा मार्केट जो है कि महाराष्ट्र वैसे इकोनॉमिकली काफ़ी सदन है, तो हर एक चाहता है कि मुंबई में फ्लैट हो, लेकिन मुंबई में फ्लैट लेना मुमकिन नहीं, मुश्किल नहीं, नामुमकिन बन चुका है। हाँ, बन चुका है। तो फिर लोग क्या करते हैं, तो चलो छोटा मुंबई बोल के पुणे में आते हैं। यहाँ से 3 साढ़े 3 घंटे में मुंबई पहुँचते हैं। सही। तो यहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है, लोग रिसीव करते हैं लोगों को, एक्सेप्टेबिलिटी है, एजुकेशन है, पानी का प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पीसफुल लाइफ है। वो आपने सही कहा है। एक्चुअली मैं देख सकती हूँ एक्चुअली विद द एनवायरनमेंट द वे हाउ पुणे सिटी इज। पर आपने बोला है कि इट्स अफोर्डेबल कंपेयर टू मुंबई, पर अगर हम पिछले 5 साल का आंकड़े देखें
तो पुणे में भी we've seen price rise to the range of at least 18 to 20%. नो इन सर्टन एरियाज Only in certain areas, वो yeah. जो बहुत महंगे फ्लैट्स होते हैं हाई एंड फ्लैट्स वहाँ पे राइस ज़्यादा हुए जो मिडिल सेगमेंट जो है जो पुणे अभी भी सर्वे में आया है कि इट इज़ द सेकंड सिटी इन इंडिया जो मिडिल क्लास को हाउसिंग प्रोवाइड करती है अफोर्डेबिलिटी हाउसिंग तो उसमें प्राइसिंग 7-8% इन्फ्लेटरी रेट से इंक्रीज हुए थैंक यू सो मच सतीश जी हमसे जुड़ने के लिए ईटी नाउ स्वदेश पर। तो आपने देखा कि पुणे का रियल एस्टेट सेक्टर कैसे बदला। पुणे की पहचान एजुकेशन हब के रूप में भी है। कई सारे नामचीन यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर हैं, जैसा कि अब शो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि पुणे को द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है और उसकी ये पहचान एजुकेशन हब की वजह से ही बनी है। पुणे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए मेरी सहयोगी शरल डिसूजा ने फिर से बात की फ्लेम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से और जानने की कोशिश की कि कैसे देश का एजुकेशन सिस्टम अब तेजी से बदल रहा है। नमस्कार, मैं हूँ शरल डिसूजा और आप देख रहे हैं ईटी नाउ ऑन द गो पुणे एडिशन। क्या आप जानते हैं पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, पर हम पता करते हैं अभी कि इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट क्यों कहा जाता है। मेरे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर संतोष और युगांग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन ईटी नाउ स्वदेश स्पेशल एडिशन ईटी नाउ ऑन द गो में। और हम जानते हैं कि पुणे इज़ हब सिर्फ आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट के लिए नहीं, पर ऑल्सो एजुकेशन हब के तौर से भी जाना जाता है। प्रोफेसर संतोष, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों कि पुणे हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड और इवॉल्व्ड इनटू अ एजुकेशन हब ऑफ इंडिया। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ और अर्लीस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस पुणे में हुए थे। द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड पुणे यूनिवर्सिटी आर प्रिटी ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम द ब्रिटिश एरा। तो उस वक्त से ही ये रेपुटेशन बना रहा है कि अगर पढ़ाई करनी है एटलीस्ट इन द साउथ, मद्रास जाओ या पुणे आओ, राइट। सो इसी के वजह से द एवोल्यूशन ऑफ पुणे हैज़ grown to be a much bigger education hub across the country than what it was earlier. Right, और education also has evolved. Not only Pune as education hub, पर education itself हमने देखा है बहुत evolution आया है education में। अब हम बात करते हैं liberal education के बारे में and also इसके पहले जो education system था वो conventional education system के नाम से जाना जाता है। Difference क्या है? Liberal education क्या है? कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में आप एक ही डिसिप्लिन पढ़ाई करते हो, एक ही सब्जेक्ट को आप 3 साल 4 साल पढ़ाई करते हैं और स्पेशलाइजेशन बहुत जल्दी आ जाती है एक एजुकेशनल करियर में। लिबरल एजुकेशन में आप मल्टी डिसिप्लिनरिटी और इंटर डिसिप्लिनरिटी, उसका मतलब ये है कि आप बहुत सारे डिसिप्लिन्स को साथ में लेके आप जो स्पेशलाइज करना चाहते हैं उस डिसिप्लिन से आप बेस्ट थिंग्स लेके जो स्पेशलाइज में, अगर इंजीनियरिंग बनना है, मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, तो आई विल वांट टू नो सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, व्हाट आर द पीपल्स नीड्स। बिजनेस ऑन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स ऑल्सो बिकम एंटरप्रेन्योर्स, तो एक बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, वो सब इसमें आ जाता है इन लिबरल एजुकेशन फ्रेमवर्क। सिर्फ कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक ही चीज़ पढ़ाई नहीं करती। ऑल्सो समस्याएं चाहे सामाजिक हों या आर्थिक, ये किसी एक ही विषय में सुलझाने वाली नहीं होती। समस्याएं हमेशा बहुविषयी होती हैं, बहुआयामी होती हैं। तो अगर बेरोज़गारी एक समस्या है तो बेरोज़गारी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, वो सामाजिक भी है, वो तो पॉलिटिकल समस्या भी है। सो इफ़ प्रॉब्लम्स आर नॉट कंस्ट्रेंड बाय अ डिसिप्लिन, द सॉल्यूशंस कांट बी। तो और हमारा जो सोचने का तरीका है इंसान का, वो अपने आप में बहुत बहुआयामी है। अभी मैं आपको बोलूँगा कि वियतनामीज़ कॉफ़ी के बारे में सोचिए, फिर बोलूँगा अपने घर के दरवाजे का डिज़ाइन सोचिए, फिर बोलूँगा अमेरिका की बड़ी सड़कों के बारे में सोचिए, फिर अभी बाहर होने वाली बारिश के बारे में सोचिए। आपको एक पल भी नहीं लगता मूव करने में अपने थॉट्स को। सो ह्यूमन माइंड इज़ नॉट कंपार्टमेंटलाइज्ड। और कंपार्टमेंटलाइजेशन जो सब्जेक्ट्स का हुआ है, ये 100 साल पुरानी बात है, हमेशा से ऐसा नहीं था। इनफैक्ट बहुत पहले यदि नालंदा तक्षशिला के इतिहास में जाएंगे तो पढ़ाई लिबरल ही थी, वो तो बाद में स्पेशलाइजेशन हो गया आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इन सम सेंस
लिबरल एजुकेशन इज़ वॉट ह्यूमन बींग्स कैन डू टू एनहांस देयर मेंटल फैकल्टी। अपने मस्तिष्क का विकास और विस्तार इतना अच्छा करना है तो फिर एक विषय से नहीं चलेगा काम। एंड सो स्पेशलाइजेशन कैन कम लेटर। मेरे ख्याल से इन दैट सेंस हम लोग बोथ एट फ्लेम यूनिवर्सिटी ऑल्सो जहाँ जहाँ लिबरल एजुकेशन है वहाँ पर इसी मत को आगे रखा जाता है। राइट, एक्चुअली लिबरल एजुकेशन और फ्लेम यूनिवर्सिटी गो हैंड इन हैंड, वो बोलते हैं, क्योंकि फ्लेम यूनिवर्सिटी कहा जाता है इज़ अ पाइनियर इन लिबरल एजुकेशन, और अभी हमारे पास वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, गोज हैंड इन हैंड, इजंट इट? सो NEP का चैप्टर 11 तो होलिस्टिक एजुकेशन पर है। होलिस्टिक एजुकेशन इन NEP इज़ नथिंग बट लिबरल एजुकेशन। तो उसके अगर आप अलग अलग क्लॉजेस को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आशा यही की है, अपेक्षा यही है सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से कि आप होलिस्टिक एजुकेशन दें। अब एक ही विषय में संकुचित ना करें दिमाग को। और जिस तरह का दौर है, जितनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है, एक ही विषय के ऊपर पढ़ाई करके करियर वाइज, पर्सनली, और इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट हिस्ट्री, अगर आप देखेंगे कई सारे महानुभाव आई थिंक लिबरल एजुकेशन किए थे, राइट? भले ही वो आज तक टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत अग्रसर हों, लेकिन उन्होंने UG किसी और कोर्स में किया था। एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स लाइक दैट। राइट, पर आप देखेंगे अभी AI का ज़माना भी आ गया है। क्या आप देख रहे हैं थोड़ा डिसरप्शन AI का एजुकेशन सिस्टम में, एज नॉलेज बिकम वेरी इजी एंड एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल? तो पहले क्या होता था, जिसको नॉलेज था वो बहुत पावरफुल था। अब इंफॉर्मेशन जो था, सो नॉलेज इज इंफॉर्मेशन वेर यू कनेक्ट द डॉट्स। आप इंफॉर्मेशन को थोड़ा प्रोसेस करके नॉलेज बनाते हैं। नाउ इंफॉर्मेशन चीप हो गया, गूगल के सब कुछ है। The world's best teachers are put their lectures on YouTube, or almost education is almost free right now. If you look at that, आपको कॉलेज की ज़रूरत नहीं है if you have the ability to learn on your own. But कॉलेज की इसके लिए इसी चीज़ के लिए ज़रूरत है because you need to work in a society. आपको you can't stay alone. आप संन्यास लेके बैठ नहीं सकते कि मैं ज्ञान के पीछे चला जाऊँगा। तो सोसाइटी में फंक्शन करना है तो आपकी गुरु की ज़रूरत है और लोगों के साथ काम करना है। सो दिस इज़ वेयर युगांक ने जो पहले बोला था कि फैसिलिटेटर, वी सी आवरसेल्व्स, प्रोफेसर्स और टीचर्स एज फैसिलिटेटर्स मोर देन नॉलेज गिवर्स। नॉलेज इज़ देयर, इट्स अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल एंड फ्रीली अवेलेबल। तो कैसे अप्रोच करें स्टूडेंट्स को बताने, जो हमारी एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं कि दिस इज़ द राइट वे टू गो एंड दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो। वो नॉलेज इंटरनेट पे नहीं है, वो नॉलेज इंटरनेट। वो हमारे देश के एक नेता हैं, उन्होंने फेमसली कहा था ना कुछ साल पहले, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो इवन दो चैट GPT और गूगल के ज़माने में इंफॉर्मेशन तो फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन उसका किस रचनात्मक ढंग से प्रयोग किया जाए ये नहीं सिखाया जाए। तो एक तरह से रचना करना और रचना क्यों करना, ये शायद अभी नहीं बदला है और बदलेगा भी नहीं, क्योंकि ये एट सम लेवल मुझे लगता है कि इंसान की एक स्पेसिफिक, ये एक प्रकृति है इंसान की, उस प्रकृति को बाहर निकालना है। और मेरे ख्याल से एजुकेशन का पर्पस अब ये रह जाएगा कि आप रचना करें और ये समझें कि क्यों किया है, क्योंकि रचना किस तरीके से करनी है वो तरीके उसके तो बहुत सारे सुविधाएं मौजूद हैं विद इन पर्टिकुलरली चैट GPT के। चैट GPT अभी हम देख रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी इज़ चेंजिंग, वे हाउ एजुकेशन इज़ लर्नड इन इंस्टीट्यूट्स, वो भी बहुत चेंज हो चुका है। और आप कई सालों से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्या बदलाव देखा है आपने स्टूडेंट्स ओवर द जनरेशंस, मिलेनियल वर्सेस जेन ज़ी, शुड आई पुट इट दैट वे? मुझे लगता है प्रयोग बहुत करते हैं जेन ज़ी। जिस किस्म के प्रयोग हम लोगों ने अपने जीवन में, मिलेनियल्स ने प्रयोग कम किए थे। एक तरह से स्थिरता चाहिए थी, स्टेबिलिटी चाहिए थी। उसकी मांग कम है क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पल्सेस, जो आपके आर्थिक ज़रूरतें होती हैं, वो काफ़ी हद तक मुहैया हैं। भारत का पर कैपिटा इनकम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, GDP परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, टॉप 5 में है। सो इसलिए अब ये जेन ज़ी फ्री हो गए हैं, एक तरह से आज़ाद हैं प्रयोग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी और ज़रूरतें और जिम्मेदारियां कम हैं। तो ये बहुत एक तरह से एक वरदान है उनके लिए। बट ये
सभी वरदान के नीचे एक एक चैलेंज भी रहता है। तो चैलेंजेस कि जब ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपके पास एक मेंटल स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग रही, आप धैर्यवान रहें इस भागती हुई दुनिया में जिसमें सारे प्रयोग करने की छूट है, तो शायद संभव है कि आपकी गाड़ी आगे जाएगी और खुशी से जाएगी। धैर्य टूटा, विवेक टूटा, तो शायद वही वरदान मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये तो मैं कहूँगा कि अगर मैं आज पढ़ाई कर रहा होता तो शायद मेरे पास वो बहुत सारे और अवसर भी होते जो आज की जनजी को अवेलेबल हैं। इन दैट सेंस आई थिंक दे शुड फील फॉर्चुनेट, उन्हें अपनी प्रतिभा को बाहर निकालने के बहुत सारे मौके। डेफिनेटली। तो ये है सब्जेक्ट्स जो प्रोफेसर संतोष और प्रोफेसर युगांग पढ़ना चाहते हैं, पर आप भी सोचिए आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और यस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको वो ज़रिया देता है कि आप वो स्ट्रीम चूज़ कर सके जो आप में आपकी रुचि है जिसमें। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो आपने अब तक पुणे के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, लेकिन कोई भी शहर बिना खान पान के पूरा नहीं होता। हर शहर में कई ऐसे फूड जॉइंट्स होते हैं जिसकी काफ़ी चर्चा होती है और ये सबके बीच लोकप्रिय भी होते हैं। तो हमारी सहयोगी पेट्रिशिया ने पुणे के ऐसे अलग अलग फूड जॉइंट्स को एक्सप्लोर किया और आपके लिए जायकेदार जानकारी वो लेकर आई हैं। So this dal, what is it called in this? In the regional area, the dal is called an amti. Amti. So, and the masalas that are used, the basic masala that is used is goda masala. Then there's jaggery, there's tamarind. That is the base of our gravy. So that's what gives the flavor. Okay, and I've heard that all the missiles over here are extremely spicy. How spicy is spicy for you? Personally, for me, it depends on everyone's palate. Someone likes more of a tangy flavor. Someone comes here only for the spice. So it depends on the customer. That is how we serve it to them. और यहाँ पे मतलब which one is the most popular? यहाँ का हमारा मिसल ही सबसे पॉपुलर है. उसके अलावा भी को है डिशेस, लेकिन मिसल इज द prominent one. यहाँ पे the setting is such that you have to go to the counter और अपना प्लेट लेकर आना पड़ता है. It's a self-service counter, right? So why do they get the rasa separately? So basically, common sense. The rasa is boiling hot. Yeah. So if I serve the rasa at the counter, on the way to the table, there is a good chance someone might, just push you, or that rasa might fall onto you, might cause an injury. So that is why we give the dry ingredients first, and then we serve the rasa on the table. And is this the same everywhere else? Like, is it how they serve misal everywhere? It depends from restaurant to restaurant. So it might be wrong for me to comment on anyone else. Okay, and आपका फरसान, is it different from the other places? जी हाँ, हमारे यहाँ फरसान ऐसा यूज नहीं होता है. शेव और चूड़ा ऐसे दो अलग इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं. क्यों? That is something that my grandfather has started, और वही हमारे मिसल को सूट करता है, इसीलिए हम वही यूज करते हैं. So does that help in like not making the the farsan and everything, the chuda soggy? Correct. And keeping it crisp. That's the main logic. So आप end तक खाओगे तो it should, all the ingredients should be visible. Okay, so I'm just gonna take a taste. Please. Also, misal is known as misal pav. ये वाला तो स्लाइस के साथ आ रहा है. तो अगर आप किसी पुराने रेस्टोरेंट में जाओगे जहाँ पे मिसल मिलता है, like the early 1950s और 60s, तभी पुणे सिटी में वड़ा पाव वाले पाव की कॉन्सेप्ट ही नहीं थी. तभी लादी ब्रेड ही मिलता था जिसके स्लाइसेस बना के बेचते थे. सो वी मेड दिस ब्रेड स्लाइस सूटेबल फॉर आवर मिसल. इतना थिक ब्रेड स्लाइस आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा. अच्छा. तो यहाँ का रेसिपी और ब्रेड का थिकनेस वो सब हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, एंड दैट इज दिस ब्रेड सूट्स द मिसल बेस्ट. जैसे आप एक बाइट लोगे तो आपको पता चलेगा उसका जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है ब्रेड का, वो आप बाइट लेने तक रहता है. नहीं तो वड़ा पाव वाला पाव जो आप डुबाओगे ग्रेवी में, वही वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है वो.
चलिए इसी के साथ स्वदेश यात्रा में इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें और अगले हफ्ते एक और नई स्वदेश यात्रा लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इस शो के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई आप सलाह देना चाहते हैं, तो अपने कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में डालिए, इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।